वैज्ञानिकों ने एक अजीब खोपड़ी खोजी जो 10,000 साल पुरानी थी। अविश्वसनीय बात यह है कि खोपड़ी अभी भी सक्रिय दिख रही थी, उसके ऊपर नई कोशिकाएं बन रही थीं। वैज्ञानिकों ने खोपड़ी के नसों को बिजली से उत्तेजित करने का निर्णय लिया ताकि खोपड़ी को लगे वह अभी भी जीवित है। लेकिन जैसे ही बिजली चली, खोपड़ी दर्द से तड़प उठी और काली बदबूदार तरल बाहर निकलने लगी। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि कुछ गलत है और तुरंत उसे एक सील किए हुए कमरे में रख दिया। थोड़ी देर बाद खोपड़ी अचानक फट गई। जब उन्होंने कोशिकाओं का विश्लेषण किया तो उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई मिली। खोपड़ी का डीएनए पूरी तरह से इंसानी डीएनए के समान था। अब वापस हजारों साल पहले एक विशाल एलियंस जीव एक गंभीर अपराध के कारण पृथ्वी पर निर्वासित किया गया। उसने एक कप अजीब तरल पी लिया। तरल ने तेजी से असर दिखाया, उसका पूरा शरीर और डीएनए जल्दी जल्दी टूटने लगे। जीव अब खुद को संभाल नहीं सका और घुटनों पर गिर गया। फिर झरने से समुद्र में गिरा। उसका पूरा शरीर पानी में धीरे धीरे घुल गया। डीएनए के हिस्से बार बार खुद को व्यवस्थित करने लगे। हजारों साल की विकास प्रक्रिया के बाद यह डीएनए एक मानव कोशिका में बदल गया और अंततः मानव सभ्यता का जन्म हुआ। एक दिन दो वैज्ञानिकों ने एक गुफा में हजारों साल पुराने भित्ति चित्र खोजे। चित्रों में लोग एक खास तारामंडल की ओर इशारा कर रहे थे। गहन अनुसंधान के बाद उन्होंने पाया कि कई प्राचीन भित्ति चित्रों में यही संकेत बार बार मिलता है। काफी समय बाद उन्हें उसी तारामंडल का एक बिल्कुल समान चित्र मिला। इसलिए उन्हें संदेह हुआ कि मानवता शायद इस तारामंडल की किसी उच्च सभ्यता द्वारा बनाई गई। ज्वेलैंड, एक तकनीकी कंपनी का मालिक, जब यह खबर सुनता है तो वह तुरंत अरबों का निवेश करता है और अपनी बेटी विकर्स के साथ 17 शोधकर्ताओं को भर्ती करता है। वे अंतरिक्ष यान प्रोमेथियस से उस तारामंडल की ओर रवाना होते हैं। 327 अरब किलोमीटर के सफर के बाद वे आखिरकार उस लक्ष्य तारामंडल तक पहुंचते हैं। उतरने से ठीक पहले वे पुराने निर्माणों का एक समूह देखते हैं जो स्पष्ट रूप से किसी बुद्धिमान सभ्यता का काम लगता है। सुरक्षित उतरने के बाद वे 6 क्रू मेंबर्स को भवनों की जांच के लिए भेजते हैं। भीतर जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ वास्तव में एक ऑक्सीजन प्रणाली है। हवा इतनी ताजा है कि वे अपनी मास्क हटा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें एक सिरहीन लाश मिलती है। लगता है कि उसका सिर सामने वाले पत्थर के द्वार से अलग कर दिया गया। इसी समय डेविड को द्वार का एक स्विच दिखाई देता है। जैसे ही द्वार उठता है, उसके पीछे एक विशाल सिर की मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति के नीचे कई बेलनाकार कंटेनर खड़े होते हैं। सही तरह से एक लाइन में रखे गए सिलेंडरों के ऊपर एक गाढ़ा काला तरल धीरे धीरे बह रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, बाहर अचानक एक रेतीला तूफान उठ गया। कप्तान ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। शॉ ने जल्दी से शव का सिर उठाया, जबकि डेविड ने चुपचाप एक सिलेंडर छिपा लिया। तूफान के पास आने पर सब लोग जहाज की ओर भागे, लेकिन जहाज पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि भूविज्ञानी और जीव विज्ञानी अभी भी उस इमारत में फंसे हुए हैं। इस समय बाहर तेज तूफान चल रहा था। कप्तान उन्हें केवल उनके भाग्य पर छोड़ सकता था और इंतजार करना पड़ा कि तूफान थमे ताकि उन्हें बचाया जा सके। इस बीच शॉ ने पहले से ही खोपड़ी का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। यही वही सीन था जो शुरुआत में हुआ था। डीएनए तुलना के बाद वे और भी निश्चित हो गए कि यही उच्च विकसित सभ्यता थी जिसने मानवता को बनाया था। रात का समय आ गया। डेविड एक बंद कमरे में किसी से बात कर रहा था। किसी प्रकार का निर्देश मिलने के बाद उसने वह सिलेंडर बाहर निकाला जिसे उसने पुरानी इमारत से चुराया था और धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला।